नमस्कार दोस्तों, सीए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के एक प्रमुख भाग 4, जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, निर्देशक तत्व यानी राज्य के लिए निर्देश किया गया है और नीति के, इसका मतलब कि यह राज्य को एक नैतिकता के आधार पर देश के जनता का कल्याण करने की भावना से, जिससे कि उनके लिए समानता, न्याय तथा सार्वजनिक हित। ऐसी नीति बनाना जिससे कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा समानता हो, न्याय की भावना हो और सार्वजनिक हित हो, यानी सभी व्यक्ति का हित ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति के लिए कुछ राज्य को सिफारिशें की गई हैं भारतीय संविधान में। यानी सिफारिशों का मतलब है कि वो बाध्ययोग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, हमारा जो मूल अधिकार होता है, जो हमारी जनता को, देश के नागरिकों को प्राप्त है, वह न्यायालय में वादयोग है। जबकि डीपीएसपी, जैसे शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सिफारिशें हैं, ना कि यह जनता के लिए गारंटी है। ठीक है, ये गारंटी के तौर पर नहीं कह सकते कि आपको ये मिलना ही मिलना है, जबकि मूल अधिकार इंसान का एक फंडामेंटल राइट होता है जिसका कोई हनन नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है, डीपीएसपी राज्य के लिए सिफारिशें हैं अगर वो करती हैं तो नैतिकता के आधार पर। अगर वो नहीं करेंगे, बात थे, उन्होंने उसी वक्त इस बात की धारणा मन में रखी थी कि अगर ऐसा कोई राज्य, ऐसी कोई सरकार जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अवहेलना करेगी, उनको ध्यान में नहीं रखेगी, तो उसको ऑटोमेटिक अगले जो चुनाव आएंगे, यानी उसका चुनाव में बहिष्कार हो जाएगा। वो सरकार चला नहीं सकती जो डीपीएसपी के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में एक प्रकार की सिफारिशें हैं जिससे देश में समानता, न्याय, सार्वजनिक हित तथा लोक कल्याण की भावना। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में समाजवादी राज्य है भारत एक। ठीक है, तो उसके अंतर्गत लोक कल्याण की भावना को और से ज़्यादा अभिवृद्धि करना, उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्व भारत में जोड़े गए हैं। अब प्रश्न आता है कि भारत में ये संविधान के अंदर भारत के शासन अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इसको कहाँ से लिया है। तो अगर ऑप्शन में 1935 हो तो आपको ध्यान रखना है, 1935 में ऑलरेडी भारत संशोधन अधिनियम, जो भारत अधिनियम आया था, उसमें था ये। ठीक है, तो लेकिन इसका जो मूल 1935 में कहाँ से लिया था, तो वो आपको लिया था आयरलैंड से। तो आयरलैंड से भारत के जो संविधान के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसकी जो एंट्री हुई है, यानी उसको लिया गया है 1935 के संशोधन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, जबकि वह आयरलैंड से प्रेरित है, यानी आयरलैंड में डीपीएसपी का प्रावधान है। इसके अलावा आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड लिया है स्पेन से। तो आप ऐसे कह सकते हैं, स्पेन को देखकर आयरलैंड ने शामिल किया और आयरलैंड को देखकर 1935 भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया है। इसको 1935 या ऐसे कह सकते हैं आयरलैंड से प्रेरित होकर लिया है। ठीक है, तो आपको कहने में कभी कभी भारतीय संविधान के बारे में ये टिप्पणी की जाती है कि भारतीय संविधान एक उधार का झोला, या इसको हर तरह से ले लिया, इकट्ठा कर लिया, ऐसा कहना। अम्बेडकर ने इसका एक जवाब दिया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी अच्छी बात है या कोई भी ऐसा विचार जिसपे किसी की मोनोपोली हो, उसमें ये नहीं कह सकता कि वो उसने दिया है या उसका उस पर एकाधिकार है। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है, उसको लेने में कोई बुराई नहीं है और उसके लिए कोई उसकी तरीके से बापोती नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में भाग 4 में डीपीएसपी है, जबकि भाग 3 में मूल अधिकार है, 4 डीपीएसपी। ठीक है, और एक के अंदर संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ व राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है, और जबकि 2 में नागरिकता आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता, पहली भाग में आता है संघ व राज्य क्षेत्र भारत के, और 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं, और 4 में डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो आपको भाग याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है, इधर अनुच्छेद नंबर 36, इसके अंदर क्या व्याख्या की है, ऐसे आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान में इसमें शामिल करने में। ठीक है,
तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि जितने भी अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक ध्यान रखना है, ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। 36 से प्रारंभ होता है और 51 अंतिम अनुच्छेद है जिसमें डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। तो मैं इसे शॉर्ट में डीपीएसपी बोलूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देश के तत्व। ठीक है, जिससे कि लोक कल्याण की भावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगला, तो 36 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा की गई है कि राज्य क्या है, और राज्य की परिभाषा के साथ इसमें डीपीएसपी की भी परिभाषा दी गई है। आपको अनुच्छेद नंबर 12 पता होगा, 12 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो 36 में ये लिखा गया है राज्य वही होगा जो भारत के संविधान की अनुच्छेद नंबर 12 में लिखा हुआ है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं 36 को कॉपी किया गया है 12 से, यानी 12 में जो लिखा है वही क्या है, 36 है। ठीक है, इसके बाद संविधान के अनुच्छेद नंबर 37 में लिखा हुआ है निर्देश का न्यायालय द्वारा लागू ना होना। आप इसे न्यायालय में लागू नहीं कराने जा सकते, यानी उसके उपबंध को, इसके विषय में अगर कहीं लिखा है तो आप ये कहने न्यायालय में नहीं जा सकते कि चूंकि डीपीएस ये बाध्य योग्य नहीं है। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, ये बाध्य योग्य ना होने का तात्पर्य यह है कि इसे न्यायालय से आप लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, अगला अनुच्छेद 38, इसमें लिखा हुआ है लोक कल्याण की सुरक्षा व अभिवृद्धि, यानी लोक कल्याण की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो और अभिवृद्धि हो, ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 38 में। तो 38 में ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण की भावना को विकसित करने के लिए भारत सरकार, यानी सरकार, राज्य क्या कर सकता है, ऐसे प्रावधान कर सकता है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। आर्टिकल 39 में राज्य की आय, ध्यान रखना है, राज्य क्या करेगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं एवं अवसर और असमानता को समाप्त करेगा। यानी क्या करेगा, आय, प्रतिष्ठा में अंतर है, सुविधाओं में अंतर है, अवसर में अंतर है। लोग हमारे देश में आप देख सकते हैं आय में काफ़ी अंतर है। प्रतिष्ठा में किसी की ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है, किसी की कम होती है, किसी को ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं, किसी को सुविधाओं की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, किसी को अवसर बहुत ज़्यादा मिले हैं, उसके पास एक तरीके से पोडियम, उसके पास प्लेटफॉर्म है, वो पढ़ाई से लेकर हर काम में उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है। और ऐसी असमानता, इसमें क्या करना है, इसको समाप्त करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो भेदभाव है, जो बीच में खाई बनी हुई है, उसको कम से कम करना। और ध्यान रखना है, इस 39 को एक तरीके से विवाद का विषय है। 39 में अब राज्य ने प्रतिष्ठा को कम करना है, बीच में जो खाई बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में राज्य को एक तरीके से एक पावर मिल जाती है कि वो आय की असमानता को कम करने के लिए ऐसे प्रावधान कर सकता है जैसे आय में क्या हो, बराबरी हो, प्रतिष्ठा में बराबरी हो, सुविधाओं को बराबर मिले, अवसर बराबर मिले। तो ध्यान रखना है, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी विवाद रहा है। ठीक है, अगला 39 का, इसमें 39 का में परिवर्तन किया गया है। तो 39 ध्यान रखना है, यहीं भी कहा जाता है, यानी ABCD बड़े में आ जाता है, कैपिटल में, तो उसका मतलब होता है कि उसको संशोधन बाद में, उसका जो प्रावधान किया गया है वो बाद में किया गया है, उस भारत के मूल संविधान में उसका प्रावधान नहीं था। कोई भी अनुच्छेद के आगे का लगा हुआ हो, खाल लगा हुआ हो, ठीक है, इसका मतलब भारत के मूल संविधान में नहीं था, उसको संविधान में संशोधन किया गया है और उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो 39 का ये भारत के संविधान के अनुच्छेद में ऐड करने के लिए 42वां संशोधन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने भारत के संविधान के जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं उनका वीडियो डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो 42वां जो संशोधन था वो क्या कहलाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए थे और ये किया गया था 1976 में। इसके अंतर्गत सभी को समान न्याय के लिए निःशुल्क और विधिक सहायता, यानी लोगों को निःशुल्क मिले, ठीक है, क्या, विधिक सहायता, ठीक है, कानूनी सहायता, और सभी को न्याय मिले, ऐसे प्रावधान किया गया 39 का के अंतर्गत। अगला है 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। ध्यान रखना है, ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकृत, हमारे जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पावर होती है उसको क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। ऐसी स्थिति के लिए 40 में प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और ध्यान रखना है, ये भारतीय ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। एक अनुच्छेद जोड़ा गया 243 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, और 74वां, ठीक है, तो 74वें में नगरीय सुशासन दिया गया और 73वें में ग्रामीण सुशासन, ग्राम पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायत। और ध्यान रखना है, ये जो कमेटी बनी थी जिसने इसको सिफारिश की थी वो थी बलवंत राय मेहता। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
तेहरी या त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान करवाया था, ठीक है। और इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए अबसिंघवी जो कमेटी बनी थी उसने सिफारिश की थी। अगला है 41वां अनुच्छेद, जिसमें कुछ मामलों में काम का, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की प्रावधान कर सकता है राज्य। काम के लिए ध्यान दें, काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो सके, शिक्षा में, तथा सार्वजनिक सहायता। सार्वजनिक सहायता का तात्पर्य हो जाएगा कि लोगों को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सहायता मिले जिससे कि उनका जीवन स्तर अच्छा हो, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकता है राज्य, प्रावधान किया सकता है, ठीक है। अगला 42वां, जिसमें न्यायोचित एवं मानवीय कार्य, न्याय ध्यान रखना है, उसको न्याय संगत कार्य मिले और उसको मानवीय कार्य किए जाए। ऐसा नहीं है कि उससे आप बद्दुआ मजदूरी करा रहे हो, ठीक है। तो मानवीय कार्य और मातृत्व सहायता यानी प्रसूति के लिए, महिलाओं के लिए आप जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रसूति के लिए सहायता करेगा राज्य। ध्यान रखना है, ये जो नीति निर्देश दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, राज्य को दिया गया है, राज्य को निर्देश दिया गया है। अगला अनुच्छेद 43 के अंदर कर्मचारियों को निर्वाह वेतन मिलेगा, यानी लोगों को ऐसा वेतन मिलेगा जिससे कि उनका निर्वाह हो सके। आपको ध्यान रखना है, लोगों को ऐसा वेतन मिले जिससे कि उनका जीवन स्तर एक उन्नति की तरफ चले। और इसके अंदर एक संविधान में संशोधन किया गया 43 का, ध्यान रखना, ये सब जितने भी किए गए 42वें संशोधन में किए गए 1976 में, ठीक है। तो उसमें किया गया उद्योगों के प्रबंधन में, यानी उद्योग धंधे हैं उसके प्रबंधन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कर्मचारियों को भी इसमें क्या किया जाएगा, राय ली जाएगी उनसे, यानी वो भी अपना क्या बना सकते हैं, सहभागिता होगी उनकी कर्मचारियों की। और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नागरिकों को समान नागरिक संहिता, हमारे देश में सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया। अभी तक भारत में समान नागरिक संहिता नहीं है, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल। अगला 45वां अनुच्छेद में लिखा हुआ है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं दी हैं, ऐसी सहायता की है जिससे कि बच्चों का विकास हो सके। 46वें संविधान में अनुच्छेद में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के लिए क्या करेगा राज्य, प्रावधान करेगा ऐसे, जिससे में SC ST और दुर्बल जो ऐसे भी लोग जो वल्नरेबल हैं, ऐसे लोग जो क्या हैं, दुर्बल वर्ग हैं, ठीक है, कमजोर लोग हैं, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अगला 47वां है, जिसमें पोषाहार वृद्धि, लोगों के पोषण में वृद्धि करेगा, जीवन स्तर को अच्छा करेगा। और जन स्वास्थ्य के अंतर्गत काफ़ी आ जाता है, इसमें मादक पदार्थों को क्या लगाएगा, बैन लगाएगा, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा सकता है इसमें, ठीक है। 47 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। 48वां नंबर, कृषि व पशुपालन को आधुनिक करेगा, यानी कृषि के लिए और पशुपालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि उसमें वृद्धि हो सके और देश एक उन्नति की तरफ बढ़े। इसके अलावा दुधारू पशु के वध पर रोक करेगा। 48 का 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जितने भी परिवर्तन किए गए DPSP में, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करेगा, उसका वन और वन्य जीव का भी संरक्षण किया जाएगा 48 का के अंतर्गत। अगला 49 में ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है आप इसको, ये जो 48 का और 49 में लिखे हुए हैं, आपको इसको डाउट में रहता है बच्चों को काफ़ी कि 48 का और 49 में पर्यावरण संरक्षण, इसमें ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा, तो आप इसे मौलिक कर्तव्य ना समझिए, कर्तव्य की जैसा लग रहा है कि हमें रक्षा करनी है, तो ये कर्तव्य नहीं है। ये किसमें लिखा हुआ, DPSP में राज्य का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक जो धरोहर है उनकी रक्षा की जाएगी और पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा। तो इससे आप कृपया मौलिक कर्तव्य में ऐड ना करें, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य जोड़ देते हैं इसके साथ, जिससे कि जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी जैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो इसमें ये ड्यूटी नहीं है, ध्यान रखना है, ये DPSP में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शक्ति का क्या होगा, बंटवारा कर दिया और उनके दोनों के बीच इस प्रकार का एक पतली लाइन होगी कि वो दोनों एक दूसरे से क्या रहे, पृथक्करण रहे, ठीक है। तो ध्यान रखना है जैसे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलगाव हो सके। अगला अंतिम 51 में शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन करेगा, कैसी, अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी नीति संधि हो और ऐसी नीति बनानी है देश के लिए जिसमें सुरक्षा हो, किसकी, शांति की भावना हो, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भारत के संविधान 51 में लिखी हुई है कि हमें विश्व के साथ शांति बना के रखनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देना है, ठीक है। तो अब तक हमने 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद थे उनका अध्ययन किया। अब इसमें आता है विवाद। तो इसमें विवाद हुए हैं भारत के संविधान के DPSP और
इसका जो विवाद रहा है वो प्रमुख तौर से विवाद रहा है भारत के मौलिक कर्तव्य के साथ, क्योंकि जनता के मौलिक कर्तव्य और राज्य कहता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो नियम बनाए वो हमने डीपीएसपी के आधार पर बनाए जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और ऐसी स्थिति में एक पतली लाइन बन जाती है जिसमें कर्तव्य, लोगों के जो अधिकार हैं उनके बीच, तथा डीपीएसपी जो राज्य ने उनके लिए प्रावधान किया है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके मान लो किसी महिला की मातृत्व योजना के अंतर्गत कोई योजना लाया है सरकार, या ऐसी कोई योजना लाए जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आय को छीनना या किसी में इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसे में किसी के अधिकार छीने जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में काफ़ी विवाद रहा है। तो 1950 में पहला ही विवाद आ गया, चंपकन दोराई राजन वाद। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने व्याख्या की कि आपको मौलिक कर्तव्य को ध्यान रखना है, मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार आपके डीपीएसपी से बड़े हैं। ठीक है, यानी डीपीएसपी क्या है, यानी आपका जो राज्य की जो नीति बनाई है, के जो अधिकार दिया गया है वो मौलिक अधिकार से कम है। यानी मौलिक अधिकार को आप इसमें क्या नहीं कर सकते, सब्जुगेट नहीं कर सकते, यानी वो उसका क्या नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना इसमें किसको जीत मिली, इसमें जीत मिली है मूल अधिकार को। तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार बड़ा है डीपीएसपी से 1950 में। इसके बाद 25 में संशोधन किया इंदिरा गांधी ने, उसमें अंदर ये लिखा कि 39 बी और सी को 14, 19 और 31 से क्या ऊपर माना गया। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें भी गोलकनाथ विवाद हुआ है फिर 1967 में, जिसके अंदर वापस फिर कहा गया कि डीपीएसपी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से छोटी है, तो डीपीएसपी के आधार पर आप किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती विवाद आता है और उसमें अंत में डीपीएसपी को ये कहा जाता है कि आप क्या कर सकते हो। 1973 में हुआ, ध्यान रखना, केशवानंद भारती केस 1973 में है, और इसमें ये प्रावधान किया गया कि डीपीएसपी के 39A और 39B, ये जो अनुच्छेद के अंतर्गत अभी हमने पढ़े थे 14, 19, 31, इसको ऊपर माना गया था। तो ध्यान रखना, इसमें वापस प्रावधान किया गया केशवानंद भारती में कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर मान सकते हैं। किसको, डीपीएसपी को। तो डीपीएसपी को एक तरीके से विजय प्राप्त की गई, सिर्फ किसके लिए, 39A और B में ये प्रावधान किया गया था कि ये 14 आर्टिकल 19 और 31, 14 में 19 में ये समानता का अधिकार में आता है, 19 स्वतंत्रता के अधिकार, और 31 में संपत्ति के अधिकार जो आता था, इसको 39A और B से छोटा माना गया, ये प्रावधान किया गया, आप कर सकते हैं सरकार। ठीक है, और बाद में मिनर्वा मिल विवाद 1980 में आया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके आलोचना के मामले। भारत के संविधान निर्माताओं तथा जो राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारक रहे हैं उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले कहा है, आइवर जेनिंग का काफ़ी फेमस कोट है कि निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। ठीक है, ये निर्देशक तत्व जो है 19वीं सदी के इंग्लैंड का फेबियन समाजवाद है। ठीक है, जिसमें समाजवाद है ही नहीं, यानी ये ऐसा समाजवाद है जिसमें समाजवाद तो है लेकिन ये फेबियन समाजवाद से आप क्या समझते हैं। फेबियन समाजवाद एक ऐसा समाजवाद होता है जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन लाने की बात की, सही समय का इंतजार किया जाता है, और इंतजार करते करते एक ऐसी स्थिति जब हमारे अनुकूल आ जाती है तो उस पूरे प्रयास के साथ, पूरी क्षमता के साथ जो भी हमने नियम बनाने थे उसको पूरी ताकत के साथ नियम इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना है, फेबियन समाजवाद धीरे धीरे इंतजार करने वाला समय एक तरीके से धीरे धीरे से। ठीक है, तो निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है, आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। ठीक है, यानी इसमें कोई काम नहीं किया गया। अगला, यह भावनाओं का कूड़ेदान मात्र, ये कहा है टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे, इन्होंने कहा है कि भावनाओं को क्या है, सिर्फ कूड़ेदान है, तो कूड़ेदान में डाल देते हैं तो भावनाएं होती हैं हमारी, वो उसमें सब फेंक दी गई हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो आता है क्वेश्चन केटी शाह का। केटी शाह ने कहा है कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर, यानी बैंक जब चाहेगा तब देगा। उसने कहा आप मेरे पास नहीं है बैंक अभी अकाउंट में पैसा तो आप हमको नहीं दे सकते, या हमारे पास कैश खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसका जो भुगतान है वो बैंक की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा चेक बैंक का है। ठीक है, तो प्रोफेसर केटी शाह का क्वेश्चन, ये अभी पीजीटी क्वेश्चन पीछे आया था। ठीक है, इसके अलावा इसको काफ़ी प्रमुख सीवियर का काफ़ी प्रमुख कोट है, उसमें कहा गया है कि निर्देशक तत्व के कारण, ध्यान रखना है, न्यायालय और विधानमंडल में टकराव होगा, क्योंकि विधानमंडल क्या करेगा, नियम बनाएगा डीपीएसपी के आधार पर, जबकि व्यक्ति कोर्ट में जाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में विवाद रहेगा, और इनके विवाद की स्थिति को, टकराव की स्थिति से क्या होगा, संविधान की प्रतिष्ठा कम होगी, क्योंकि जब टकराव रहेगा विधानमंडल में, न्यायालय में, ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा कम होगी। और यदि केवल इसे शब्द मान लें, अगर हम इसमें टकराव नहीं करें, मान लो विधानमंडल न्यायालय में इतना विवाद नहीं हो और उसकी बात को माना ही नहीं जाए, उन शब्दों को माना ही नहीं जाए, तो इससे संविधान विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि डीपीएसपी की ये आलोचना नहीं है। इसके अलावा आप इसमें अगर हम इसके प्रो की तरफ जाएं, अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक तरीके से जो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है उसका आर्थिक स्वतंत्रता
आपको किससे मिली है? डीपीएसपी से मिली है। ठीक है, ये एक तरीके से भले ही आपको लगे कि इसकी पावर नहीं है, लेकिन ये एक मोरल ड्यूटी बन जाती है राज्य की कि ऐसे काम उसके करने हैं, क्योंकि उसको हर प्रति 5 वर्ष में बार बार जनता के सामने जाना पड़ेगा, और अगर वो डीपीएसपी के आधार पर अपने शासन को नहीं करेगा तो उस पर एक मॉरलिटी आएगी। ठीक है, तो आपको एक तरीके आईना दिखाएगा उसके लिए कि आपने ये काम करना था, आपने नहीं किया। तो हम इसे सिर्फ नकार नहीं सकते कि सिर्फ ये एक बोझ है या एक कोरा कागज है, या सिर्फ ये एक भुगतान है ऐसा बैंक का जो बैंक के उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।